हेलो एवरीवन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम चैप्टर रिवाइज करेंगे वो करेंगे हम डोरमेंट कंपनी। ठीक है, बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा जो क्वेरी है वो मैं आपको सॉल्व कर दूं। एज पर 2017 सिलेबस, मतलब कि जो आपका ओल्ड सिलेबस है, यू हैव दिस चैप्टर इन योर एसबीईसी पेपर। ठीक है, बट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2022 का जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसमें ये आपका चैप्टर जो है वो कंपनी लॉ में है। ठीक है, देखो वैसे तो एसबीसी और कंपनी लॉ जो है वो एक ही सब्जेक्ट मान लो आप, क्योंकि दोनों में आप मिलाकर क्या पढ़ते हो, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, बट ये इंस्टीट्यूट ने इस बार चेंज कर दिया, वो शफल करता रहता है, कभी गवर्नमेंट कंपनी, कभी वाइंडिंग अप, कभी कुछ ना कुछ इधर से उधर होता रहता है। ठीक है, तो हमें क्या मतलब, किसी में भी हो, हमें तो एग्जाम देना ही देना है, दोनों ग्रुप 1 में है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डोरमेंट कंपनी। जो अभी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं वो इसको एसबीसी के लिए पढ़ सकते हैं, और जो कंपनी लॉ जो न्यू सिलेबस के हैं वो डोरमेंट कंपनी इससे कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज, ये जो है ना बुक मैंने पूरी इस तरीके से जो इसका इंडेक्स वगैरह है वो मैंने इस तरीके से बनाया है कि आपका जो टॉपिक्स है ना वो एक फ्लो में है। ठीक है, अब देखो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू नो द फैक्ट और द हैव एन आइडिया कि आपका क्या क्या चीजें आपको इसमें कवर करनी है। कंपनीज एक्ट आपका है जिसमें कि आपको सेक्शन 455 पढ़ना है। कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014। ठीक है, बट मैंने सब कुछ मर्ज करके 9 पेजेस में समराइज कर रखा है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मीनिंग, डोरमेंट कंपनी क्या है। ये एक इनएक्टिव और इनऑपरेटिव कंपनी है विच इज नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी एंड हैज अप्लाइड टू आरओसी इट्स स्टेटस। स्टेटस किस चीज का, कि भाई मेरी कंपनी को आप डोरमेंट कर दो, इनएक्टिव कर दो। ठीक है, अब इसमें रीजंस, रीजंस क्या है, अगर पहले आप खुद मुझे बताओ कि व्हाट आर द रीजंस। अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा ही करेगा, उसको इनएक्टिव रखनी है, स्टेटस उसका तुरंत लेना है, तो क्या जरूरत है, कंपनी मत करो। ये बेसिकली होती है फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कंपनी जो होती है ये होती है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, कि अभी आप टाइमली क्या करो, आप डोरमेंट स्टेटस ले लो और आगे जब आपको अपना जो काम है वो कंटिन्यू रखना है तो आप कर सकते हो। मेजर रीजन फॉर सच चेंज इज दैट इट गिव्स लिबर्टी टू द कंपनी टू स्टार्ट इट्स बिजनेस activities after few years rather than incorporating the new one, thus providing cost and time advantage to the company। देखो बेसिकली हमें पता है कुछ भी हो दुनिया में, कुछ भी हो, उसके खर्चे आगे बढ़ते ही हैं। ठीक है, तो अगर आज 2024 में मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, ठीक है, तो उसके फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एस्टिमेट बता रही हूँ, रफ एस्टिमेट, कि मुझे इनकॉर्पोरेट करने में 15,000 का खर्चा आया। ठीक है, मैंने सीएस को फीस दी और कुछ लाइसेंस लिए, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल कंपनी, मैंने 15,000 का खर्चा आया। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं 2029 में 5 साल बाद में यही कंपनी को लेकर इनकॉर्पोरेट करूं, या फिर 2-3 साल और लगा लो बस कि 2027 में करूं, तो क्या खर्चा 15,000 रहेगा? नहीं, ये क्या रहेगा, ये आपका 25 to 30,000 हो सकता है। तो ये हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, और ये एक ह्यूमन बिहेवियर भी है, तो सिर्फ इसलिए लॉ में भी ये इंट्रोड्यूस करा गया कि आप ठीक है, आप अपनी कंपनी आज इनकॉर्पोरेट कर लो फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम और कॉस्ट सेव होगा। अब अगर हम सेक्शन 455 पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट टू होल्ड एन असेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट हैविंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो सच अ कंपनी or an active company may make an application to ROC in such a manner as may be prescribed for obtaining the status of dormant company। डोरमेंट कंपनी के लिए वो क्या करेगा, आरओसी को अप्लाई कर देगा। तो इसका सारा प्रोसीजर कि कैसे अप्लाई करेगा, कैसे अप्लाई नहीं करेगा, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी हम इसमें देखने वाले हैं। फॉर अबव पर्पसेस इनएक्टिव कंपनी मीन्स व्हाट, मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन। कोई कामकाज नहीं हो रहा है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है वो देखो, और यहाँ से ना क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना। ये जो पीडीएफ की पूरी चैप्टर की फाइल है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सीएस अंकित अग्रवाल करके भी डालोगे तो आपको मिल जाएगा। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय द कंपनी एक्सेप्ट ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड बिलो। ठीक है, मतलब पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू द रजिस्ट्रार, पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ, allotment of shares to fulfill the requirements and payment for the maintenance। So basically all the transactions apart from the above transaction will be considered as, मतलब ये जो है ना, ये आप ये जो सारी हैं ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है। इसके अलावा जो भी आप करते हो वो सारी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हैं। तो मतलब अगर आपने ये नहीं वो करी है तो इसका मतलब आपने कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करी हुई है, नहीं करी है ये सब करा है तो बस। तो ऑल द ट्रांजैक्शन अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन विल बी कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। द कंपनी हैज मेड ओनली द अबव मेंशन ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, देन द कंपनी विल फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ इनएक्टिव कंपनी।
ठीक है। डोरमेंट कंपनी का जैसे कि मैंने आपको बताया टाइम और कॉस्ट तो है ही, साथ में और क्या-क्या एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं प्रमोटर्स को और क्या-क्या एडवांटेजेस होंगे। प्रमोटर्स हू मेक द कंपनी, ठीक है, जिन्होंने स्टेटस ले रखा है फॉर डोरमेंट कंपनी। अब सबसे पहले प्रिजर्विंग इट्स डोमेन नेम, डोमेन नेम जो भी आपका नाम लिया हुआ है कंपनी का वो आपका प्रिजर्व हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो उस नाम को कोई ले नहीं पाएगा क्योंकि उससे ऑलरेडी आपकी जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। सेकंड, होल्ड्स एन एसेट और आईपीआर अंडर कॉर्पोरेट शील्ड। अब मैंने क्या करा, जैसे कि मैंने कंपनी बना दी, ठीक है, और मैंने एक गाना लॉन्च कर दिया किसी नाम से, लाइक टी सीरीज ने करा अपना पहला गाना, तो वो क्या होगा, वो जो उसका कॉपीराइट होगा ना वो आप लेके बैठ जाओगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जैसे आज मैंने गाना लॉन्च कर दिया, वो नहीं चला, ठीक है, बट आगे 10 साल बाद उसने बहुत बड़ी धूम मचा दी, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, तो वो चीज उसी के पास रहेगी जो प्रमोटर है। इससे उसका क्या होगा, फायदा रहेगा। प्रोजेक्टिंग पॉजिटिव इमेज, ठीक है, एक पॉजिटिव इमेज रहेगी कि चलो ठीक है कंटिन्यू कर रहा है। धीरे धीरे चीजें होती है ना, कि पहले तो कोई कंपनी को नहीं जानता था बट उसने काम अपना अच्छा रखा, सब है, तो एक पॉजिटिव इमेज रख गई। रिड्यूस कंप्लाइंस बर्डन, आपको सबको पता है जो बच्चे कंपनी में अच्छे से पढ़ रहे हैं कि कुछ कंपनीज में जैसे हम एग्जाम्पशंस देखते हैं, तो एक डोरमेंट कंपनी है जिसमें बहुत सारी एग्जाम्पशंस हैं। आपको टैक्सेस नहीं देने होते, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी होती, और बहुत सारी चीजें हैं जो ओवरऑल कंप्लाइंस आपका कम करती है क्योंकि कंपनी आपकी एक्टिव नहीं है, ठीक है, कुछ काम ही नहीं हो रहे, कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही, तो फिर और काय की फाइलिंग, एनुअल फाइलिंग एंड ऑल, ठीक है। नो टैक्सेस, ठीक है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स नॉट एप्लीकेबल, ऑब्वियसली काय का रोटेट करोगे जब कोई काम ही नहीं हो रहा है वहाँ पे। नो कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये आपकी 7 एक ऐसी एडवांटेजेस हैं जो डोरमेंट कंपनी को मिलती हैं, प्रमोटर्स को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, और इसमें देखो क्वेश्चन पक्का आ सकता है, तो अगर 5 मार्क्स का आता है मेक श्योर कि आप 7 तो लिख ही दो, ठीक है। अब कंप्लायंसेस क्या-क्या हैं फॉर डोरमेंट कंपनी। देखो सबसे पहले मिनिमम डायरेक्टर्स तो आपको मेंटेन रखने ही रखने हैं, मतलब अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो 2 और पब्लिक कंपनी है तो 3, आपको रखने ही रखने हैं मिनिमम डायरेक्टर्स मेंटेन। कंटिन्यू टू फाइल चेंज इन डायरेक्टर्स एंड रिटर्न अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अगर इन दोनों में कुछ चेंज आता है तो यू हैव टू फाइल, ठीक है, चेंज इन डायरेक्टर्स एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में अगर कोई चेंज आता है तो। होल्ड एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग विद गैप ऑफ 90 डेज, यही मैं बोल रही थी कि कम कंप्लायंसेस होते हैं, तो कम से कम एक कर लो, 3 महीने में 90 डेज में एक बोर्ड मीटिंग कर लो। इफ कंपनी रिमेन्स डोरमेंट फॉर मोर देन 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का तो आपको क्या मिलता है, आपको लाइसेंस मिलता ही मिलता है, प्रिजर्व हो जाता है, देन स्ट्राइक ऑफ प्रोसेस स्टार्ट्स। तो उसके बाद अगर आपने नहीं करा उसको एक्टिव, तो वो 5 ईयर्स के बाद क्या होगा, स्ट्राइक ऑफ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फाइल रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी इन एमएससी 3 एनुअली, आपको एमएससी 3 में रिटर्न जरूर फाइल करनी है, ठीक है, एमएससी 3 में। अभी जो पॉइंट 6 7 है रिमेन सेम हेयर आल्सो, ठीक है। आपका ये जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें भी आपका सेम रहेगा 6 एंड 7, किसमें, ये जो आपका रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स नॉट एप्लीकेबल एंड नो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, वो आपका कंप्लायंसेस में भी सेम डाल सकते हो आप यहाँ पे 6 एंड 7, ठीक है। अब यहाँ पे इलिस्ट्रेशन है वो हम देखेंगे। अ कंपनी लिमिटेड वांट्स टू स्टार्ट ऑपरेशन आफ्टर 3 इयर्स, आपको 5 साल का वो मिलता है, बट उसने 3 साल बाद स्टार्ट करने की सोची। फॉर द बिजनेस पर्पस द कंपनी नीड्स टू एक्वायर लैंड, द लैंड प्राइसेस विल बी वेरी हाई आफ्टर पीरियड ऑफ 3 इयर्स, so hence in this case company will acquire the land at current price and which is much cheaper as compared to land prices after 3 years by incorporating the company and applying the dormant status afterwards, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि जैसे वो तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया था कि कंपनी की मैंने सिर्फ इनकॉर्पोरेशन रखी थी, बट अगर कंपनी है उसको लैंड भी चाहिए, ठीक है, तो वो लैंड आज खरीद ले, किस पे खरीदे, अपने कंपनी के नाम पे खरीद ले, उसे रजिस्टर करा ले, ठीक है, उसके बाद वो इवेंचुअली अपना काम स्टार्ट कर सकता है क्योंकि लैंड के जो पैसे बढ़ने थे वो तो उसने बहुत बचा लिए ना। तो ये एक गुड एग्जांपल है डोरमेंट कंपनी का। रिक्विजिट्स फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी के स्टेटस को एक्वायर करने से पहले अगर आपकी कंपनी में कुछ ऐसा चल रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। द रजिस्ट्रार शेल नॉट ग्रांट द स्टेटस, तो जब स्टेटस ही ग्रांट नहीं करेगा तो अप्लाई क्यों करना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई कोर्ट कचहरी की कार्रवाई चल रही है और पेंडिंग है या कुछ भी ऐसा चल रहा है और आगे हम देखेंगे पॉइंट्स, तो आप को स्टेटस नहीं मिल सकता है, ठीक है। इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड और कैरिड आउट अगेंस्ट द कंपनी, अगर इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कुछ भी ऐसा चल रहा है तो आपको स्टेटस के लिए नहीं मिलेगा। प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड एंड पेंडिंग, तो आपको स्टेटस नहीं मिलेगा। और आपका जो है पब्लिक डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट देयर ऑफ, तो आपको स्टेटस नहीं मिलेगा। यहाँ से एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने देखा होगा कंपनी लॉ में बेसिकली अगर कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पर पब्लिक का पैसा अटका हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए और दूसरा क्या होता है डिविडेंड्स हो गया, ठीक है, या फिर आपका इन दोनों पे ही इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, या फिर बोरिंग्स हो गई, पब्लिक बोरिंग्स हो गई, या फिर शेयर्स का कुछ पंगा हो गया। तो अगर ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पर पब्लिक का पैसा अटका हुआ है तो कंपनी आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है फॉर फर्दर एक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो एथिकली रॉन्ग है, ठीक है। कंपनी इज नॉट हैविंग एनी लोन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, इफ अनसिक्योर्ड लोन अप्लाई फॉर स्टेटस आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ लेंडर एंड मस्ट एनक्लोज इन एमएससी 1। वो क्या बोल रहा है कि देखो अगर कंपनी के पास कोई लोन अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है तो बात अलग है, बट अगर अनसिक्योर्ड लोन है
और वो तब भी डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो कह रहा है सबसे पहले क्या करो, आप अप्रूवल ले लो लेंडर की, जिसने पैसा दिया है, जिससे पैसा लिया है आपने, उससे आप अप्रूवल ले लो। अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी बेसिस पे आप स्टेटस ले रहे हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप ले लो और उसके बाद बस उस चीज़ को MSc 1 जो फॉर्म है उसमें डिस्क्लोज़ कर दो, ठीक है। फिर आपका 5th पॉइंट क्या है, इफ देयर इज़ नो डिस्प्यूट इन द मैनेजमेंट ओनरशिप ऑफ द कंपनी, ए सर्टिफिकेट इज़ दस रिक्वायर्ड टू टेकन बाय द मैनेजमेंट। वो बोल रहा है कि अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं है ना, तो प्लीज़ आप क्या करो, एक सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है, बाय द मैनेजमेंट, कि ऐसा कुछ नहीं है, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। इफ देयर आर आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी टैक्स ड्यूज ड्यूटीज एक्सेट्रा पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ टैक्स ड्यूटीज वगैरह पे करना था, बट आपने नहीं किया है, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को, तो भी आप स्टेटस अप्लाई नहीं कर सकते हो जब तक आपका क्लियर नहीं होगा। तो पहले ड्यूज क्लियर करो, टैक्सेस पे करो, ड्यूटीज वगैरह परफॉर्म करो, उसके बाद आप स्टेटस अप्लाई कर सकते हो और आपको मिल जाएगा। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ वर्कमेंट ड्यूज, अगर कोई वर्कमेंट ड्यूज पेंडिंग है तो उनकी पेमेंट करो। द कंपनी इज लिस्टेड कंपनी विद इन और आउटसाइड इंडिया, ठीक है, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो भैया उसको डोमेन स्टेटस नहीं मिल सकता, चाहे इंडिया में चाहे बाहर। तो ये आपके कुछ 8 प्री रिक्विजिट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर कंपनी में जब भी आप चेक करोगे, आपके पास, आप सीएसओ आपके पास आया कि हमें अपनी कंपनी को डोमेन स्टेटस के लिए अप्लाई करवाना है, तो सबसे पहले आप प्री रिक्विजिट्स चेक करोगे। पहले ऑब्वियसली चेक क्या करोगे कि डोमेन कंपनी के लिए क्या वो एलिजिबल है या नहीं, क्या उसकी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस पिछले 2 साल में हुई हैं या नहीं हुई हैं। अगर नहीं हुई है, ठीक है, वो एलिजिबल है, बट उसके बाद भी आपको क्या करना है, चेक प्री रिक्विजिट्स, जो मैंने अभी 8 पॉइंट्स बताए, ठीक है। अब आप कैसे अप्लाई करोगे, प्रोसीजर टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, हमने प्री रिक्विजिट्स चेक कर लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है, अब हमें स्टेटस चाहिए। सुओ मोटो एप्लीकेशन कौन देगा, कंपनी देगी या आरओसी करवाएगा, ठीक है, 2 चीजें हैं। तो अगर कंपनी खुद सुओ मोटो अपने आप कहती है कि चलो ठीक है, हमें अप्लाई करना है, तो कंपनी मीट्स अबव क्राइटेरिया कैन अप्लाई टू आरओसी एंड एमएससी 1 जो है वो फॉर्म फाइल कर देगी अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस, दैट्स इट। उसके बाद आरओसी देंगे तब, ठीक है। आरओसी की बात करेंगे तो आरओसी के केस में क्या होगा, आपको पता है आरओसी के पास सब कुछ है कंपनी का, ठीक है। जैसे ही कंपनी पैदा हुई, उसके बाद वो उसको लिखता रहता है, जैसे कि हमारी चीजें लिखी जा रही है ना ऊपर ऐसे ही आरओसी हर कंपनी का लेखा जोखा उसके पास होता है। जैसे ही उसको पता लगेगा, अरे 2 साल हो गए, इसने अपने एनुअल अकाउंट्स नहीं भरे, इसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं भरी, तो वो जानने के लिए पहले क्या करेगा, वो नोटिस भेजेगा कि भैया हो क्या रहा है। और अगर आपको डोरमेंट स्टेटस चाहिए तो वो नोटिस भेजेगा, और साथ ही में रजिस्टर जो है डोरमेंट कंपनी का, उसमें उसका नाम डाल देगा, और उसके बाद वो उसको स्ट्राइक ऑफ कर देगा, ठीक है। तो आरओसी शैल इशू नोटिस एंड राइट नेम ऑफ इट्स कंपनी इनटू द रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी फॉर 5 years और इनिशिएट प्रोसेस, नेम ऑफ द कंपनी विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये आरओसी ने करा है। जब उसने देखा आती हो गई, तो भैया इसको नाम हटाओ, ठीक है। पहले वो चांस देगा ना डोरमेंट कंपनी में उसका नाम डाल के, इतने रिवर्ट आ जाएगा, नहीं आया तो वो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर देगा। प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, ये था ऊपर किस तरीके से होता है, बट यहाँ पे है इम्प्लीमेंट स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। सबसे पहले यू हैव टू कन्वीन बोर्ड मीटिंग, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, होल्ड जनरल मीटिंग, फिर फॉर्म फाइल करोगे विद आरओसी और इशू डोरमेंट स्टेटस सर्टिफिकेट इन एमएससी 1 में हमने क्या किया था, अप्लाई किया था। एमएससी 2 में हमें क्या मिल जाएगा, स्टेटस मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसको मैं थोड़ा-सा और आपको ब्रीफ करती हूँ। शैल प्रिपेयर नोटिस एंड ड्राफ्ट ऑल रेज़ोल्यूशन एंड होल्ड बोर्ड मीटिंग, ठीक है। जो भी आपका कामकाज होगा, आपको सारा वो लिखा-पढ़ी जो होता है, सारे पेपर्स मेंटेन करने हैं। फिर आप करोगे जीएम एंड पास एसआर कि भैया हमें डोरमेंट स्टेटस चाहिए। ये छोटी-मोटी बात तो है नहीं, यू हैव टू टेक कंसेंट फ्रॉम ऑल शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स, ठीक है। फिर हमने एसआर पास किया है, तो हमारा क्या होगा, एमजीटी 14 पास होगा विद आरओसी विदिन 30 डेज ऑफ पासिंग एसआर, वो सबको पता है, ठीक है। और हमें एप्लीकेशन चाहिए, डोरमेंट स्टेटस अप्लाई करना है, तो हमारा एमएससी बन जाएगा, ठीक है। और फोर्थ जो है पॉइंट, वो कौन सा है, फोर्थ पॉइंट है आपका ये वाला, कि फिर आपको जो डोरमेंट स्टेटस है वो एमएससी 2 में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका खत्म हुआ पूरा। अब यहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स हैं एमएससी 1, जब आप अप्लाई करोगे फॉर डोरमेंट स्टेटस, तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको अटैचमेंट्स लगानी है। आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्यूली सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने स्पेशल रेजोल्यूशन किया है तो उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी, ठीक है। और उस स्टेटमेंट को ड्यूली सर्टिफाई करा जाएगा बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, और ऑडिटर जो भी आपके पास है। कॉन्करेंस ऑफ लेंडर, इफ द कंपनी इज हैविंग एनी आउटस्टैंडिंग लोन वेदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर आपका कुछ लोन है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तब आपको क्या चाहिए, लेंडर से वो चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, एनओसी चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी, कि भैया हमने कभी कोई वो नहीं करी, हमारी जीरो ट्रांजेक्शन है, वो दिखाने के लिए आपको लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न देनी पड़ेगी। कॉपी ऑफ अप्रूवल नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन केस द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय सच अथॉरिटी, अगर आपकी कंपनी किसी ऐसे
के अंडर आती है और रेगुलेट होती है किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी से, तो वहाँ से आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट दैट देयर इज नो डिस्प्यूट द मैनेजमेंट और ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और प्रिपेयर करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये आपको बाय हार्ट करने हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद अप्रूवल्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस फॉर डोरमेंट कंपनी, ये सारी की सारी वही चीज़ है, ये रिपीट हो गई है, ठीक है। प्रोसीजर टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोरमेंट कंपनी। अब हम बाद की बात करते हैं, हम कब की बात कर रहे हैं, हम 5 साल की बाद की बात कर रहे हैं। तो द डायरेक्टर्स ऑफ डोरमेंट कंपनी विद इन 7 डेज ऑफ सच इवेंट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी। जब भी आपको ऐसा लगता है 5 साल से पहले पहले कि आपकी कंपनी को डोरमेंट कर देना चाहिए, या आपने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर दी है, सॉरी एक्टिव कर देना चाहिए, तो आप फाइल कर दोगे, ठीक है। होल्ड कैसे, वही प्रोसीजर है, होल्ड बोर्ड मीटिंग, प्रिपेयर रिटर्न इन एमएससी 3, फाइल ई फॉर्म एमएससी 4 एंड सर्टिफिकेट इन एमएससी 5। तो एक तरीके से आपके जो एमएससी 1 से लेकर एमएससी 5 तक हैं सारे फॉर्म्स आ गए, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है। अब ये पढ़ो, व्हेन आरओसी शैल चेंज द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी टू एक्टिव कंपनी, where a dormant company does or omits to do any act mentioned in the grounds of application made for obtaining status of dormant company, and such act or omission impacts the status of dormant company, the directors of such company required to file an application within 7 days from such event for obtaining the status of active company। बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया वही लिखा हुआ है कि जो भी एक ऐसा इवेंट होता है, कंपनी ऐसा कुछ इवेंट कर देती है या ट्रांजेक्शन कर देती है जिससे आपका डोरमेंट का स्टेटस नलिफाई होता है, तो उस दिन से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू फाइल एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द एक्टिव स्टेटस ऑफ द कंपनी वेयर आरओसी हैज रीजनेबल कॉज। मतलब ये आपका दोबारा क्या हो गया, ये आपका सुओ मोटो हो गया और ये आपका आरओसी हो गया। बिलीव दैट एनी कंपनी रजिस्टर्ड डोरमेंट ऑफ दिस कैन इश्यू प्रोसीडिंग ऑफ द इंक्वायरी under section 206, and if after reasonable opportunity of being heard that it is found the company is actually being active, the ROC can remove the name of the company from the register of dormant companies and treat it as an active company, ठीक है। और ये हैं आपके सारे फॉर्म्स जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो, नोट कर सकते हो। अभी ओल्ड सिलेबस में है उनका, ये एसबीसी में कवर हो रहा है चैप्टर, और जो न्यू सिलेबस में है वो कंपनी लॉ में। तो इस चीज को मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और ये चीज मैं आपको और बोल रही हूँ कि ये जो आपको पीडीएफ है ये मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप ले सकते हो। ये फुल फ्लेज्ड मैंने आपको चैप्टर समझा दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर और क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि एक ब्रॉडकास्ट चैनल बना दूँ जिसमें कि इस अटेम्प्ट के लिए बच्चे जुड़ जाएं और उनको समझ में आ जाए कि हाँ चलो ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, और कोई क्वेरी है तो आप अपने आपस में भी सॉल्व कर लो, मैं तो हुई सॉल्व कराने के लिए, ठीक है।